पीपल्स पार्टी को मुझसे क्या तकलीफ है ये तो हर कोई जानता है, मगर जब पीपल्स पार्टी करे बावजूद इसके कि उनका कौन सा लीडर है जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से अपने दौर में नहीं मिला। अमेरिका के सीनियर लोगों से कभी बात होती है, बरतानवी से, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि आपके ज़हन में कोई पाकिस्तान से हवाले से तफज़ात है तो आप जरूर उसका इज़हार करें। हमें जो तफज़ात हैं हम आपके सामने इज़हार करेंगे, मगर आप जब हिंदुस्तान की ज़बान से हम पे बोलते हैं तो हमें इस पे बहुत सख्त चिढ़ होती है, हमें बहुत सीरियस इस पे तफज़ात होते हैं। मिलिट्री वोट्स भी एक ऑप्शन आया, तो इस हवाले से एक मीटिंग हुई है, मुख्तलिफ पार्टी के अरान है, उन्होंने टाइम मांगी है, तो हुकूमत भी इस पे काम कर रही है। टेररिस्ट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक फास्ट ट्रैक का निज़ाम हमें आगे लेके जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जब्बाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने अब से चंद रोज़ कबल अपोजिशन को सेनेट से उस वक्त वॉकआउट पर मजबूर कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तान में कलअदम फ़िरका वाराना तंजीमों और कलअदम दहशतगर्द तंजीमों में तफरीक करने की ज़रूरत है। लेकिन बज़ाहिर अपोजिशन के रिएक्शन और वॉकआउट का चौधरी निसार साहब की जो फिक्र है उस पर कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि आज चौधरी निसार साहब ने जब कलर सईदा में मीडिया के नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया कि कलअदम फ़िरका वाराना तंजीमों और कलअदम दहशतगर्द तंजीमों को अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। उन्होंने इस मौके पर पीपल्स पार्टी पर बड़ी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का जो इल्ज़ाम उन पर है कि चौधरी निसार साहब की कलअदम अहले सुन्नत वल जमात के साथ या उसके सरबराह के साथ कोई रवाबित हैं, तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी के वो कौन से रहनुमा हैं जो अपने दौरे हुकूमत में इन्हीं सरबराह से या कलअदम तंजीमों के सरबराहों से नहीं मिलते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा इस मौके पर नाजरीन कि पीपल्स पार्टी को उनकी ज़ात से जो मसला है उससे सब वाकिफ़ है। दूसरी जानिब नाजरीन, हाल ही में लापता होने वाले सोशल एक्टिविस्ट और ब्लॉगर सलमान हैदर समेत चंद लापता अफराद का मामला है, जिस पर अब बरतानिया और अमरीका भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपोजिशन ने पार्लियामान में इस पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाए हैं, लेकिन अगर आप हुकूमत की जानिब देखें तो आपको बज़ाहिर इस मामले पर एक खामोशी दिखाई देती है। चौधरी निसार साहब ने सिर्फ इतना कहने पर इक्तफा किया कि वो इस मामले को देख रहे हैं, अफराद बाजियाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये कलअदम तंजीमों के दरमियान तफरीक का मामला हो या गुमशुदा अफराद का मामला हो, हुकूमती सतह पर ये कन्फ्यूजन और इनएक्शन हमें क्यों दिखाई दे रहा है, इस अहम मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं आपसे अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इसाक खाकवानी साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, खुशामदीद। मेहमानों की इजाज़त से जनरल साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। तो कलअदम फ़िरका वाराना तंजीमों और दहशतगर्द तंजीमों में फ़र्क करने की ज़रूरत है बकौल चौधरी निसार साहब। तो जनरल साहब, इस बयान से ये मतलब क्यों ना लिया जाए कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता है गुड बैड तालिबान की तफरीक का, अब हम वही पॉलिसी कलअदम तंजीमों के मामले में भी लेकर चल रहे हैं? देखिए, आप अगर रियलिस्टिकली सोचें तो इंतहा पसंद जो है ना, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कुछ लोग ये मजहबी इंतहा पसंदी तक महदूद हैं क्योंकि वो फिरकावारियत की बिलीव करते हैं। वो अहले सुन्नत वल जमात की तरफ भी हैं और वो अहले तशय्युअ की तरफ भी हैं। सारे नहीं हैं, बाकी मॉडरेट हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि हम अहले तशय्युअ हैं, लेकिन वो मिक्स होते हैं। वो कोई हेट स्पीचेस नहीं करते, कोई फिरकावारियत को हवा नहीं देते। इसी तरह सुन्नी साइड के ऊपर भी हैं, लेकिन इवन देन इनके अंदर जो शेड्स सिर्फ फिरकावारियत के ऊपर पनपने की कोशिश करते हैं वो भी एक अच्छी चीज नहीं समझी जाती, क्योंकि हम सब कहते हैं हम सब कलमा गो हैं, सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, तो हम सब मुसलमान हैं। और इसलिए जैसे हम अफवाज पाकिस्तान में हमें कोई पता नहीं होता ये शिया, ये सुन्नी, ये इवन क्रिश्चियंस जो हैं वो हमारी फौज में जनरल के अहदे तक गए हैं और मुख्तलिफ। तो मकसद ये है कि ये सच्ची बात है कि कुछ तो इंतहा की उन बुलंदियों को छू जाते हैं
कि वो लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं, और बल्कि कहते हैं ये तो काबिल वाजिब कत्ल है, और एक दूसरे के ऊपर काफिर होने का फतवा करते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपनी फिलासफी की हद तक लेकिन इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं। तो चौधरी निसार जो बार बार कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमें किसी किस्म की भी रेडिकलिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कुछ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो सिर्फ इंतहा पसंदी। जनरल साहब कथा कलामी, आप बुनियादी तौर पर इत्तेफाक कर रहे हैं चौधरी निसार साहब के इस नुक्ते से। मुझे सिर्फ ये बताइए, अगर हुकूमती सतह पर ये बात की जाएगी तो सर फिर तो हम कहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे? फिरका वाराना तंजीम कलदम है वो शायद किसी हद तक काबिल कबूल है, दहशतगर्द तंजीम कलदम है वो हरगिज काबिल कबूल नहीं है। सो आप मजीद कंफ्यूजन के इम्कानात पैदा कर रहे हैं सर, और हुकूमती सतह पर कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, इसका ये नतीजा बिल्कुल नहीं है कि हमें जो हम प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन ये कबूल है और ये नाकाबिल कबूल है, ये बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बात करने की ये है कि जराइम की नौइयत मुख्तलिफ है। कुछ सिर्फ अपनी फिलासफी देते हैं और ओपनली देते हैं, उससे भी हकारत जन्म लेती है और सोसाइटीज के अंदर फ्रिक्शन पैदा होती है। उनको भी बैन करना जरूरी होता है, लेकिन उनके साथ बात करके आप उनको समझा सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। जनरल साहब मुझे इससे लग ही रहा है कि इसकी एक्सटेंशन ये होगी कि अब कलदम तंजीमों की भी दो फहरिस्तें होंगी, एक अलग हो जाएगी फिरका वाराना तंजीमों की, एक दहशतगर्द। आप हम हेयर स्प्लिटिंग जितनी मर्जी करते रहे, ये बड़ी सादी सी बात है कि जराइम की नौइयत मुख्तलिफ होती है और उसके मुताबिक ही सजाएं भी होती हैं। लेकिन आप तो रेडिकल जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी हुकूमतें राब्ता करती हैं, बिकॉज हुकूमतें उनसे सुनना चाहती हैं और उनको समझाना चाहती हैं। आप तो डेडली एनिमी के साथ भी अपनी बात करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपके पास लॉ इन्फोर्सिंग जो मिनिस्ट्री है या एजेंसी है उसके साथ अगर कोई मिला है तो इसका मतलब है वो उसका दोस्त हो गया। रेडिकलिज्म हमें नहीं एक्सेप्टेबल, दहशतगर्दी हमें पाकिस्तान में नहीं एक्सेप्टेबल एज अ सोसाइटी। तो ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और जायज पॉइंट है। रवीना साहब आप सुन लीजिए जनरल साहब को। चौधरी निसार साहब आज कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के वो कौन से रहनुमा हैं जो अपने दौरे हुकूमत में इन्हीं लुधियानवी साहब से नहीं मिलते रहे हैं। सो हम इसको कैसे देखें? आपकी जो गर्मा गर्मी चौधरी निसार साहब से कई महीने से चल रही पीपल्स पार्टी, ये उसकी कोई एक्सटेंशन है या आप लोग इस इल्ज़ाम पर कायम हैं कि चौधरी निसार साहब के कलदम तंजीमों के सरबराहों से राब्ते हैं? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, जिसकी तरफ शायद मेरे ख्याल में वो इशारा भी कर रहे थे कि हमें उनसे कोई तकलीफ़ है या उनको हमसे कोई तकलीफ़ है, तो वो तकलीफ़ इस हद तक तो हम मानने को तैयार हैं कि हमारी एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है इस टेररिज्म के ख़िलाफ़। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखती है, उसका लीडरशिप भी इसके ऊपर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखती है और कोई कंप्रोमाइज़ कम से कम हम इस चीज़ पे किसी सूरत पे ना करने को तैयार हैं और ना फ्यूचर में करेंगे। हमने अपनी लीडरशिप जो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत भी इसी स्टांस के ऊपर कि वो दहशतगर्दी का खात्मा इस मुल्क से करना चाहती थी, तो ये उसके नतीजे में उनकी जो है वो शहादत भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देनी पड़ी। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, इस बात पे तो हम बड़े क्लियर हैं और चौधरी साहब को शायद यही एक मसला है जिसकी तरफ वो रेफ़र कर रहे थे। लेकिन जो बड़ी कंफ्यूजिंग बात आगे वो निकालते हैं कि कलदम तंजीम और दहशतगर्द तंजीम, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली जब आपने कहा, मैं कहने यही जा रही थी कि गुड और बैड तालिबान का जो फ़र्क है वो आज तक हम मिटा नहीं पाए। तो एक नया जो है डायलेमा आपने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि कलदम जराइम की नौयत फ़र्क है। नहीं, मुझे ये बताएं कि दहशतगर्द कहाँ से जन्म लेता है? जो डॉक्ट्राइन्स आप उनको दिमाग में डालते हैं, कहाँ से डालते हैं? ये जो हेट्रेड का फलसफा है ये कहाँ से आता है? हेट्रेड का फलसफा जो है वो इन्हीं कलदम जमातों का है, जो कि फिर जब उसमें आता है एक उसकी जो जब वो माइंड सेट तैयार हो जाता है, वो माइंड सेट तैयार होकर फिर जब हमलावर होता है वो दहशतगर्द हो जाता है। सो देयर इज़ अ वेरी क्लोज कनेक्शन बिटवीन द टू। आप सेपरेट नहीं कर सकते इन दोनों को, इन दोनों को आपस में चोली दामन का साथ है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कंफ्यूजन फैलेगी, बिल्कुल कंफ्यूजन, ये ग्रे एरियाज जो हैं मजीद मेहरबानी करके, क्योंकि इस वक्त हम एक मंतकी अंजाम की तरफ इस जंग को ले जाना चाहते हैं और इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करके हम कोई मुल्क की बेहतरी नहीं कर रहे, हम एक मजीद कंफ्यूजन जो है वो इस मुल्क में पैदा कर रहे हैं। आपको लगता है हमें जराइम की नौयत की बुनियाद पर इस तफरीक की जरूरत है कि हम कलदम तंजीमों को डिफरेंशिएट करें, या जो इंतहा पसंद नजरिया प्रोपेगेट कर रहा है वो कलदम है, हमें उसको उसी नजर से देखना है?
खाकवानी साहब। जी सदीकी साहब, गुजारिश है कि किसी बुज़ुर्ग आदमी को जो काफ़ी उम्र रसीदा था, उसके घुटने बड़े कमज़ोर थे, तो उसको किसी अजीज़ ने पूछा कि आपको चढ़ाई चढ़ते वक्त तकलीफ़ होती है या उतराई वक्त तकलीफ़ होती है? तो उसने कहा कि चढ़ते वक्त भी और उतराई में भी दोनों मेरे लिए मुसीबत हैं, क्योंकि उनके घुटने उसके काबिल नहीं थे। ये जो फ़िरका वारियत और जिहादी, ये दोनों पाकिस्तान के लिए मुसीबत हैं। अच्छा, यहाँ पर खड़े होकर एक की तारीफ़ करना और एक के हक़ में बोलना और दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना बिल्कुल गलत है। ये हमारी पाकिस्तान के बनने की रूह के ख़िलाफ़ है कि हम एक मज़हब को इस तरीके से लोगों के अंदर तकसीम करते हैं और उसकी बुनियाद पर हमारे यहाँ नफ़रत का अंबार बन गया है। और ये लोग बाहर के हुकूमतें और यहाँ के लोग जो उनसे फ़ायदा उठाते हैं सियासी तौर पर, वो उनकी शय देते हैं। अब ये तो आपका सीधा सा सवाल होना चाहिए कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, चाहे वो दहशतगर्द है या वो फ़िरका वारियत है, दोनों उसकी निगाह में, पाकिस्तान की निगाह में मुजरिम हैं दोनों, और उसको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ये अपना निसार अली ख़ान का इस किस्म का बयान ये पाकिस्तान में फर्दर एक तखरीब कारी की एक तरीका है और ये इनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कहना चाहिए था कि जो भी खिलाफ वर्जी कानून की करेगा उसके गिरफ्त होगी और उसको हम पकड़कर उसको सज़ा दिलाने में हर कोशिश करेंगे। ये कहना कि जी फलाना बंदा ठीक है और फलाना ख़राब है, ये दोनों मुसीबतें हैं और लानत है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए, और ये बिल्कुल इन दोनों के साथ हमारा मुकाबला होना चाहिए। अगर इसको सोसाइटी, एक सिविल सोसाइटी, एक पढ़े लिखे लोग अगर इस माशरे में रहना चाहते हैं तो वो इसकी कदरें जानते हैं। जनरल साहब, सर बात घूम फिर के यहां आ रही है कि हमें जिस काउंटर नैरेटिव की जरूरत है इंतहा पसंदी के खिलाफ, वो शायद हम आज तक इसलिए नहीं बना सके कि हम कुछ मामलात में कंफ्यूज्ड हैं, और बज़ाहिर चौधरी निसार साहब का बयान उसी कंफ्यूजन की एक ताज़ा मिसाल है। तो सर इस तरह फिर वो काउंटर नैरेटिव कैसे बनेगा जनरल साहब? मेरे भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, मैंने रूबीना को भी सुना और खाकवानी साहब और मैं दोनों से, हम तीनों एक बात कर रहे हैं, हम इन प्रिंसिपल वी एग्री। देखें, बात हम एक समझने की कोशिश करें। हम ये नहीं कह रहे गुड और बैड, गुड तो रहा ही नहीं ना, बैड के शेड्स हैं, बैड के शेड्स हैं। देखें, एक बंदा जेल काटता है वो भी चोर है, एक बंदा दुकान में डाका मारता है वो भी चोर है, एक सिर्फ डाके ही नहीं मारता, बंदे कत्ल करके भी चला जाता है, एक बंदे अगवा करता है। देखिए, उन जराइम के मुताबिक उनके साथ ट्रीट करना होता है। नोबडी सेज गुड और बैड, तालिबान सेज बैड, लेकिन बैड के अंदर शेड है, कई बिल्कुल क्रिमिनल हैं बहुत ग्राउंड पर, तो आपको वो शेड और उनके मुताबिक ही अदालतें। तो सर यानी बैड के अंदर शेड्स हैं लेकिन वन शेड इज बेटर देन अदर? नहीं, बेटर देन अदर क्या आप यार, फॉर हेवन सेक, मैं आपसे ये तवक्को नहीं कर रहा। एनीबॉडी हु कमिट्स अ क्राइम इज नॉट बेटर बट ही इज नॉट वर्स, देयर इज अनदर, मतलब देयर इज बैड इज वर्स। चल मैं एक ब्रेक ले लूं जनरल साहब, आप कहीं में कि तफरीक बहरहाल किए जाना जरूरी है। साहबा गालिबन इससे इख्तिलाफ करना चाह रही हैं, साहब आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक आप पॉइंट में कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रुबीना साहबा, चौधरी निसार साहब कहते हैं आपकी जमात को बहरहाल उनसे मसला है। आपकी जमात आज ताज़ा बयान ये है कि चौधरी निसार साहब कलअदम तंजीमों के स्पोक्स पर्सन बन गए। सो ये डिबेट बड़ी संजीदा है, बज़ाहिर इसे जैसे कंडक्ट किया जा रहा है ऐसा लग रहा है कोई ज़ाती इख्तलाफ, सियासी मसला है। इससे हम कैसे बचें कि असल मुद्दे पर नजर रहे, वो मसला, वो कन्फ्यूजन एड्रेस हो? देखिए, मसला तो सियासी इस लिहाज से नहीं है कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, और इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो यही दहशतगर्दी की जंग है, और जो हमने बहरहाल हर सूरत हर तरीके से जीतनी है। लेकिन अगर जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे जो लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, अगर वो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना ही मैं उसको कहूँगी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देंगे, तो फिर नेचुरली इमाम जो है वो वजह है इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट की, जरूरत है हुकूमत को स्टेटमेंट की? देखिए, मैं तो नहीं, उनके अपने जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, और जनरल साहब ने, जनरल कयूम साहब ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो इसको क्लियर नहीं कर पाए। इसमें क्या लेवरेज लेना चाह रही है हुकूमत? देखिए, मुझे ये बताए ना कि कलअदम का मतलब यही है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम था तो आपने उसको बैन किया ना,
اگر وہ بالکل بہت اچھے تھے اور مطلب ان کو سمجھانے سے آپ ٹھیک کر سکتے تھے تو پھر وہ آپ سمجھانے سے ٹھیک کر لیتے, ان کو بین کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب ان کو بین کیا گیا, ان کے سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کیے گئے, تو کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی نا, کوئی بڑی وجہ تھی. اور وہ صرف یہ کہنا نا دہشت گردی کی جنگ کے پاکستان میں بہت سارے فیسز ہیں. دیر آر مینی ملٹی ڈائمینشنل دہشت گردی کے کیسز. کچھ کو طالبان سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں, کچھ آپ اسی مذہبی منافرت سے آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے ابھی مسنگ پرسنز کی بات کی اپنے انٹرو کے اندر, تو مسنگ پرسن کو بھی اب میں دیکھ رہی ہوں مختلف سوشل میڈیاز کے اوپر, ان کو بھی مذہبی منافرت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی غلطی کسی سے بھی ہوئی ہے تو اس کو آپ باہر لے کر آئیں, اس کی جو بھی بات ہے وہ بتائیں. ایک قانون ہے, ہر چیز کا اس ملک میں قانون ہے, اس قانون کی پاسداری کریں. اس کے تحت اگر کوئی کسی سے غلطی ہوئی ہے, اس نے کوئی قانون جو ہے وہ توڑا ہے, تو اس کی سزا اس کو وہاں دے. یہ جو ہے اس طریقے سے ہیٹریٹ پھیلانا اور اس طرح کے گرے ایریاز, اور یہ جو ہے میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ نے شروع میں بالکل اس کو پن پوائنٹ کیا کہ جس طرح قرآن کی گڈ اور بیڈ کی آج تک ہم جو ہے ڈیفینیشن نہیں کر سکے, this is going to result the same thing. آپ اگر ہماری رہنمائی کریں, حکومت کیا حاصل, چودھری نثار صاحب کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ جی تفریق کریں, کالعدم فرقہ وارانہ تنظیم, کالعدم دہشت گرد تنظیم, کوئی ریشنل پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی مجھ سے بات کر رہے ہیں جناب؟ جی خاتون جی میں عرض کروں, چودھری نثار صاحب کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جیسے ہی پیپلز پارٹی کو یا پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں, وہ ایسی چیزیں ان کے دل میں آ جاتی ہیں اور ان کے ذہن سے ایسی چیزیں اختراع باہر نکلتی ہیں کہ وہ کوئی ریشنل نہیں ہے اس کے اندر. وہ ناراضگی اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ذاتی انا بنا کر وہ پیپلز پارٹی کو سینٹ میں اس طریقے سے زود کوب کرنے کی اور ان کے خلاف بات کرتے ہیں. اسی طرح جب ان کو کہیں اور موقع ملتا ہے, وہ دوسری جماعتوں کے بارے میں بھی اس طرح جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں. پھر اس غصے میں ان کو یہ تفریق نہیں رہتی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے کہ جس تنظیم نے, جس لوگوں کی جد و جہد نے پچھلے 30 سال افغانستان میں غیر ملکی تسلط کو ہٹانے میں اپنی جان نثار کی اور وہ لڑے, اور اس کے نام کو خراب کرنے کے لیے ہمارے دوست ممالک نے, ہمارے مخالفوں نے, ساروں نے ایک اور تنظیمیں بنائیں جو کہ پاکستان میں کا فرما ہوئی. ان کی ہیروئک جو فائٹ ہے اگینسٹ دا لبریشن آف افغانستان, اس کو مسخ کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے, ہم تو 14 دن کی لڑائی لڑے پاکستان میں, 14 دن کی لڑائی لڑے, اور ہم اس کے بعد ابھی تک اس کو سراہتے بھی ہیں, اور ہمارے لوگوں نے ہیروئک فائٹ کیا. اچھا, اور وہاں پر 30 سال سے لڑ رہے ہیں نہاتے بندے جن کے پیروں میں جوتی نہیں ہے, اور وہ وہاں لڑ رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں. ان کو یہ مسخ کیا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اور فلانوں کے ساتھ اور باقی مہربانی کر کے جہاں ہم اپنی فیلنگ ہیں, ہم اپنا کام نہیں کر سکے, ان کی جو جانثار کام انہوں نے کیا ہے اپنے ملک کو لبریٹ کرانے کے لیے, اور غیر ملکی 21 ملکوں کی وہاں پر اساف فورسز کو ڈیفیٹ نہیں کر سکی. ان کی کچھ تو مہربانی کریں, کچھ تو انصاف کے ساتھ ان کو سلام پیش کیا جائے. ان کے اندر جو لوگ باقی ان کے نام سے پیدا ہوئے, وہ باقی لوگوں نے ہمارے اوپر تسلط کیا, ان کے خلاف ہمارے یہاں پر کھڑا ہوا. جنرل صاحب, آپ کے لیے سوال اب یہ بنتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کی جو بھاری ذمہ داری حکومت پر ہے, آپ کو کیا بہتر یہ نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کنفیوژن سے بچیں کہ کون سی کالعدم تنظیم, اس کا جرم کتنا سنجیدہ تھا یا اس کی نوعیت کیا تھی, شیڈز کیا تھے, بجائے اس کے کہ آپ اس کنفیوژن کو لے کر چلیں؟ آپ کے کاز کو تو کیا یہ کنفیوژن نہ ہونا زیادہ ہیلپ نہیں کرے گا؟ دیکھیں میرے بھائی, کنفیوژن بالکل نہیں ہے, اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, پوری پاکستانی قوم نے برآزمایا ہے اور ہر کسی نے اپنی ذمہ داری کو شولڈر کیا ہے. دیٹ از دی ریزن کہ آپ کی ملٹری کنٹرول ہوئی ہے اور اللہ کے کرم سے پاکستان اس مصیبت سے باہر آ رہا ہے. دیکھیں, حکومت کا موقف بالکل واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ جرائم پیشہ لوگ جو بھی ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں یا ملکی قوانین کی وائلیشن کرتے ہیں وہ مجرم ہیں, لیکن ان مجرم کی کیٹیگری ہیں. کچھ بد ہیں,
कुछ बदतर सर आप की कलदम तंजीमों की फहरिस्त में ये कैटेगरी कहाँ है जनरल साहब? बुराई बुराई होती है जनरल साहब, अच्छी और बुराई में कौन से शेड्स होते हैं, ये तो मेरी समझ से कम बाहर है। नहीं, मेरी बात सुन आप, मैंने आपकी बारी से आप बात करें, मैं ये कह रहा हूँ बद भी हैं, बदतर भी हैं, बदतरीन भी हैं। बद फॉर एग्जाम्पल देखिए, जराइम की कैटेगराइजेशन है। आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क के ऊपर, ट्रैफिक सर्जन आपको वायलेशन पे रोकता है, आपको वो कन्विक्ट करता है, जुर्माना होता है। एक आपने जुर्म किया, वो किया। एक और आदमी है वो जो जबरदस्ती शराब पी के गाड़ी चला रहा है, लोगों को मार देता है, उसके जुर्म की नौयत और है। एक और है जो गाड़ियां अगवा कर रहा है। ये सारे जनरल साहब, मैं मुख्तसरन, मुझे समझ नहीं आ रही ये तफरीक आपको हेल्प कैसे करेगी? ये तफरीक करना आपके लिए क्यों जरूरी है? मसला देखिए, बात ये है, बात यहाँ से चली थी कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो एक जमात के लोग हैं वो क्यों मिले थे चौधरी निसार साहब। बात यहाँ से शुरू थी। बात ये है कि मिलने के अंदर तो कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग सिक्योरिटी और इंटीरियर और इसके साथ रिलेटेड है वो मिल सकते हैं। दैट इज वाई जो फोटो चौधरी निसार साहब ने भी उठाए हुए हैं कि पीपल पार्टी के दौर में मिले हैं, वो भी बजा है। वो ये नहीं कह रहे कि ये गलत किया है, बिकॉज आपको मिलना है, आपको हर बंदे के साथ इंटरेक्ट करना है, आपने बातें सुननी है, बातें सुनानी है, आपने मोटिवेट करना है लोगों को। तो जो कानून आपको कहता है कि इसको गिरफ्त में लो, आप उसको अरेस्ट करेंगे। जिसके ऊपर कानून आपको ये कहता है कि इनके सिर्फ फंड फ्रीज करें, आप सिर्फ फंड फ्रीज करेंगे। तो देयरफॉर ये कोई इशू नहीं है जिससे हम मैं एक क्विक ब्रेक ले लूं। जनरल साहब, आपकी बात से मुझे खुदा न खास्ता यूं लग रहा है जैसे मुस्तकबिल करीब में शायद ये कलदम फिरकावाराना तंजीमें कलदम तंजीमों की फहरिस्त से शायद इसी तरह का जवाब बना के बाहर भी निकाल दी जाए। बहरहाल नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। जो लापता अफराद का मामला है, सोशल एक्टिविस्ट और ब्लॉगर्स का, उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रुबीना साहबा, गुमशुदा अफराद, ये जो सोशल एक्टिविस्ट लापता हुए, आपकी जमात ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पार्लियामान में लाए। जब सेनेट में बात हुई तो आपकी जमात ने कहा कि एजेंसियों के किरदार को कानून के मातहत किया जाए। चौधरी निसार साहब कहते हैं मैं इस गुमशुदगी के मामले को खुद देख रहा हूं और वो बाजियाब हो जाएंगे। सो ये यकीन दहानी काफ़ी नहीं है या आपकी जमात को लगता है कानून साजी करनी चाहिए? देखिए, बात ये है कि यकीन दहानियों से तो काम नहीं चलता ना। हमने जब कहा जिस दिन हमने कहा कि 4 लोगों की तब तक बात हो रही थी, 4 लोगों की जब बात की गई उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया गया और कहा यकीन दहानी उसके बाद शायद दी गई। उसके यकीन दहानी के बाद भी एक और भी इस तरह का वाक़या पेश आ गया। तो सिर्फ लिप सर्विस करने से तो मसला हल नहीं होगा ना। ये हम ये इसके खिलाफ नहीं है कि आप प्रोसिक्यूशन न करें, ज़रूर करें। अगर कहीं पे कानून शिकनी हुई है, किसी ने कोई ऐसा खिलाफ वर्जी की है आपके किसी भी कानून की, तो ट्रांसपेरेंसी उसकी होनी चाहिए। इसमें छुपाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। दिस इज़ पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर एक जमहूरी तर्ज अमल होना चाहिए, उसके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए और उसके अंदर सबसे बढ़कर जो है कानून तो बहुत हैं अभी भी। मजीद कानून साजी आप कर लेंगे फिर? नहीं, देखिए, कानून साजी तो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन कानून की पासदारी भी तो एक चीज़ होती है। वो कैसे इंश्योर? वो ऐसे इंश्योर होगी कि आप ये जो तरीकाकार है कि लोग अगर उठा लिए जाते हैं किसी वजह से, तो एक आपकी अदालती निज़ाम मौजूद है और अदालतें हमारी आज़ाद हैं, एक इंडिपेंडेंट इदारा है और बड़े उनकी एक बड़ी साख है। तो या उन पर भरोसा किया जाए, उनके सामने प्रोड्यूस किया जाए, फिर उसके बाद क्योंकि लोगों को पता भी चले। देखिए, ये इतना आसान है कहना कि अगर हमारा खुदा न करे हमारे घर से कोई ऐसे अचानक गायब हो जाए और उसका हमें पता ही ना हो कि वो किधर है, तो वो घर वालों की आप तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी वो तकलीफ़ होती होगी। बेशक आप ज़रूर कानूनी पूरी जो कार्रवाई है वो करें, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंट रखें, उसको बताएं। और अगर उसने वाकई कोई जुर्म किया है तो लोगों को भी, बजाय कि लोग उसकी हमदर्दी में निकलें कि कहें जी उसको क्यों उठाया गया है, तो लोग उसको वो कंडेम करें कि जी हाँ इसने वाकई ये कानून, अगर वो मुजरिम है तो उसे कानूनी तौर पर गलत काम किया है, तो आप ये जो है आप तो उनकी हमदर्दी फिर ज्यादा कर रहे हैं। खाकवानी साहब, अब अमेरिका और बरतानिया ने भी इन ताज़ा गुमशुदगियों पर तशवीश का इजहार किया, बल्कि अमेरिका ने कहा वो आज़ादी इजहार राय को बड़ी अहमियत देता है, यानी अमेरिका इसको शायद आज़ादी इजहार राय पर एक हमले के तौर पर देख रहा है। जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? जी जी, आपको भी लगता है इसके लिए कानून साजी है? जी जी, अमेरिका का हाल देखें। जब इन पे 9/11 का अटैक हुआ, उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी बनाई और उसके कानून इतने तब्दील किए
اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس میں شخصی جو اپنا تھا لوگوں کی ٹوٹلی سلب کر دی گئیں. ان کو کئی ہفتوں کے لیے وہ اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان کی اپنا وہ کرتے تھے. تو بات سنیں نا, اگر یہ انہوں نے ایک اسپیشل اپنے لیے قانون بنایا, ہمارے ہاں چونکہ اس وقت سائبر کرائم کا ایک قانون لکھا ہوا ہے, اس کو آپ اس کے اندر 2-4 دن کے لیے کسی کو اگر آپ نے اٹھانا ہے اور اس سے مواد حاصل کرنا ہے تو اس کو کسی میجسٹریٹ کے پاس, اس کو جج کے پاس علیحدہ کمرے میں وہ دکھایا جا سکتا ہے کہ صاحب اس بندے نے یہ کیا ہے, ہمیں 6 دن چاہیے, آپ مہربانی کر کے 6 دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیں اور ہم اس سے وہ چیزیں نکلوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے روبینہ صاحبہ, امریکہ اور برطانیہ کو اگر تشویش ہے, آپ کو لگتا ہے ٹھیک تشویش ہے, آپ کو لگتا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے؟ دیکھیں ہمارے اندرونی معاملات میں تو مداخلت کرتے رہے ہیں اور ہم ان کو مداخلت کرنے دیتے بھی ہیں. یہ ہمارا ایک اپنا انٹرنل مسئلہ ہے, لیکن چونکہ اس کے کنوٹیشنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں تو انٹرنیشنل آپ کے اوپر کمنٹس آئیں گے. تو اس سے بہتر کہ مزید ہم کوئی امبیرسمنٹ کا ہمیں سامنا کرنا پڑے تو جو بھی صورتحال ہے اس کو سامنے لے آئیں اور بتایا جائے کہ اگر وہ کسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں تو وہ سامنے آ جائے, تاکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو تھے تو ان کو جو پازیٹیو سپورٹ مل رہی پھر وہ نہیں ملے گی. آپ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چند افراد کو ملزم یا مجرم دکھانے کے لیے حکومت اور ہمارے اداروں کو اپنی ساکھ کو خراب نہیں کر دینا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی, تو ایٹ دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, اور یہ ایک اچھا میسج نہیں جا رہا انٹرنیشنلی. ہمیں اس کو جلد از جلد انٹیریئر منسٹری کو اور جو بھی ذمہ دار ادارے ہیں اگر وہ اس میں انوالو ہیں تو اس کی کلیئرٹی دینی چاہیے, اور اگر نہیں ان کو معلوم تو پھر صاف آ کے کہہ دیں کہ ہمیں نہیں معلوم, ہم بھی اتنی تشویش میں ہیں جتنے کہ باقی لوگ تشویش میں ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. اس طرح باقی ہمارے ایسے اغوا کے اور اس طرح کے کیسز ہمارے ملک میں ہوتے ہیں جس میں حکومتی ادارے بھی اتنے ہی لا علم ہوتے ہیں جتنے کہ اس کے گھر والے ہوتے ہیں. تو اس کو کلیئر کیا جائے جو بھی بات ہے. کلیئرٹی ضرورت ہے. ناظرین, آپ طرف یہ معاملہ ہے, دوسری جانب بات چودھری نثار صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایک فاسٹ ٹریک سسٹم کی بھی ضرورت ہے. وہ ملٹری کورٹس کا حوالہ دے رہے تھے. سو اس حوالے سے پاکستان میں اپوزیشن جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. چودھری نثار صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ملٹری کورٹس کا اصل مقصد اور ضرورت اس لیے ہے کہ دہشت گردوں کو ٹھکانہ لگانے کے لیے ایک فاسٹ ٹریک سسٹم چاہیے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال پہلے کی تمام تر کمٹمنٹس, ایک سن سیٹ کلوز کے باوجود بھی حکومت کو اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس بحال ہوں یا ان کو ایکسٹینشن ملے. جی ہاں, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آرڈینریلی تو ایک سیولائز کنٹری کے اندر جہاں حالات نارمل ہوں وہاں آپ کا جوڈیشل سول سسٹم اتنا مؤثر ہونا چاہیے اور احتساب کا نظام اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کو ملٹری کورٹس کی ضرورت نہ پڑے. لیکن چونکہ پاکستان کے حالات نارمل نہیں تھے, یہ غیر معمولی حالات تھے, اس میں پوری سیاسی جماعتوں نے سر جوڑ کے بیٹھی اور انہوں نے 2 سال پہلے یہ سوچا کہ یہاں ہمیں ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے, بیکاز یہاں نہ وٹنسز سیف ہیں نہ ججز سیف ہیں اور بہت سے لوگ جو قتل و غارت میں ملوث ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں. تو 2 سال کے لیے 7 سن سیٹ کلاس لگائی, اور وہ اس لیے کہ ان 2 سالوں میں آپ کا جوڈیشل سسٹم گیئر اپ ہو جائے گا تو شاید 2 سالوں میں ہم ملیٹنسی پہ کنٹرول کر لیں گے اور ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن انفارچونیٹلی ان 2 سالوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جوڈیشل سسٹم پہ تو بہت سی پریزنٹیشن اور بہت ڈسکشن ہوئی اور وہ ایسی اینول ہے, لیکن جو صوبوں کی سطح کے اوپر کچھ جو کرمنل انٹیلیجنس, کرمنل انویسٹیگیشن, پولیس کے سسٹم کو بہتر کرنا, جیلوں کے نظام کو بیٹر کرنا, یہ بہت کچھ کرنا تھا, وہ نہیں ہو سکا. لہٰذا اس کی ضرورت ہے. خاقوانی صاحب, ایک جانب پیپلز پارٹی ہے وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں ملٹری کورٹس کو, دوسری جانب پی ٹی آئی ہے جو کہتی ہے حکومت وضاحت دے, ایک بلو پرنٹ ذرا سامنے رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت آپ سے کنسلٹ کر کے, مشاورت کر کے آپ کو ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن یا بحالی کے لیے راضی کر سکتی ہے. جی آپ دیکھیں نا,
اس کی وجوہات کیا تھے جب ملٹری کورٹس بنی، اور ملٹری کورٹس بننے کے بعد ان کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر اگر اعداد و شمار دیکھا جائے اور ان کی سپیڈی ڈسپوزل دیکھی جائے کہ کتنی جلدی انہوں نے یہ عمل جو ہے قانون کو رکھتے ہوئے سامنے، یہ نہیں ہے کہ جی 4 گواہ بنا لیتے تو انہوں نے 1 گواہ بنا لیا، 4 گواہوں کو اکٹھا کر کے اگر انہوں نے جلدی ان کی اپنا ساری وضاحت لکھ لی ہے اور اس کے خلاف کراس ایگزامینیشن بھی ہو گیا ہے اور وہ صرف یہی کام کر رہے ہیں، تو پھر اس کا خوف اور لوگوں میں شامل آ جاتا ہے ان میں کہ وہ ایسے قسم کے کام نہ کریں۔ کوئی آدمی نہیں کہتا کہ ملٹری کورٹ، پھر ملٹری کورٹ کے بارے میں ایک بڑی زبردست ریزرویشن تھی پولیٹیکل پارٹیز میں کہ یہ چیز کسی سیاسی مقاصد کے لیے کسی کے خلاف نہ استعمال ہو۔ اچھا، وہ پچھلے 2 سال میں کوئی میرے خیال میں ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جہاں یہ استعمال ہوا ہو کسی کے خلاف، جو کہ حکومتیں عموماً یہ کرتی ہیں کہ اختیارات لے لیتی ہیں پھر اپنے مخالفوں کو اس کو اوپر استعمال کرتی ہیں، وہ بھی اس وقت تک 2 سال میں تو نہیں ہوا۔ یہ ساری اختراع اس وقت جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے ایک بڑا مضبوط قسم کا ان کا ارادہ تھا اور ساری جماعتوں نے ان پہ اعتماد کر کے یہ چیز پارلیمنٹ سے پاس کرائی۔ اب ہے اس کی ایکسٹینشن میں جو حکومت نے کام کرنے تھے اگر وہ نہیں ہوئے تو پھر کہیں نہ کہیں تو لیکنگ ہے نا جناب، کسی نے نہیں کیا، اس کی وجوہات کیا ہے، ان کو اپنا اس پر وضاحت ہونی چاہیے۔ پوائنٹ ٹھیک ہے۔ روبینہ صاحبہ، اگر ایک فاسٹ ٹریک سسٹم کی ضرورت ہے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے تو پھر آپ کی مخالفت سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس ویکیوم کو کسی چیز نے تو فل کرنا ہے۔ ویری شارٹلی دیکھیں، ہم اس کی مخالفت بالکل بھی نہیں کر رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ نظریاتی طور پہ ہم اس کے خلاف تھے، تب بھی تھے، لیکن تب غیر معمولی حالات ہونے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس کو انڈورس کیا اور اس کو جو ہے پاس کروایا اپنے نظریات کے خلاف۔ لیکن چونکہ 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ناؤ وی نیڈ کہ یہ کتنی فعال تھیں، کتنا ان سے ہمیں فائدہ ہوا، کتنی یہ کاؤنٹر خدا نہ کرے کہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہیں ثابت ہوئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاملات ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے، ڈیبیٹ ہو کے اس کے اوپر، کیونکہ حکومت کی بھی کوئی ذمہ داریاں تھیں، ایک بہتر جوڈیشل سسٹم اسٹرینتھننگ وہ اگر نہیں کر پائے تو اگر 2 سال اور ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو ایک اور ہم غفلت کی نیند 2 سال اور سو جائے۔ آپ حکومت کو یہ گنجائش ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پراپرلی ہر زاویے سے دیکھ کر اچھی طرح اینالائز کر کے پھر جو فیصلہ ہوگا اینڈ میں ہم کریں گے۔ روبینہ خالد صاحبہ، آپ کا، اسحاق خاکوانی صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی۔ پاکستان میں ناظرین قانون کی حکمرانی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ حکومت، پاکستان کے ادارے اور ہم پاکستانی پہلے قانون شکنی سے خود اجتناب کریں۔ قانون شکنی ہم خود کریں گے تو قانون کی حکمرانی کا خواب پورا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ آج کے پروگرام سے